नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अभी दूसरी लहर की बात चल रही है, लेकिन जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर इस सरकार के विजय राघवन, प्रोफेसर राघवन का यह कहना है कि आप तय मानिए कि एक तीसरी लहर भी आ सकती है। क्या है यह तीसरी लहर? अभी हम दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं। दूसरी लहर कोई ठीक से समझ नहीं पाए। यह भी नहीं मालूम है कि दूसरी लहर की पीक आई है या नहीं आई है। अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, और जो कहर बरपा है उसने, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में तीसरी लहर क्या करेगी? बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जिनका यह कहना है कि इसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो उसकी क्या तैयारी है जो अब से कर लेनी चाहिए? विदेशों में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? इसी सबसे जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं, हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहता हूं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट WHO। डॉक्टर स्वामीनाथन, आपका एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि तमाम बातें हो रही हैं, जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनका यह कहना है कि आप मान के चलिए कि एक तीसरी लहर भी आ सकती है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो जो एडवाइजर्स थे, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही ये बात बोल रहे थे। अब सरकार इस चीज को मान रही है। आपका क्या विश्लेषण है? नमस्कार। आपको एक्चुअली ये अगर बाकी देशों में जो पिछले 17-18 महीने से हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे कई देश दिखाई देते हैं जहां पे लहर आफ्टर लहर आए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लहर भी आया है। बीच में वो कुछ एक्शन लेते हैं, कम हो जाता है, और फिर वो नॉर्मल में चले जाते हैं, तो दोबारा बढ़ जाता है। कुछ देश ऐसे देख रहे हैं जहां पे पहला लहर हुआ, और मेरे ख्याल से चीन सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, और उसके बाद कोई भी लहर नहीं हुआ। पर बाकी देश भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुछ देश ऐसे हैं जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जहां पे 2020 में पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल में रखा। बहुत कम केस हुए, बहुत कम मृत्यु हुए, पर अब कुछ वहां पे भी केसेस बढ़ने लगे हैं। हो सकता है कि नए वेरिएंट जो आजकल दुनिया में फैल रही है, B.1.1.7, वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, जल्दी फैलती है, तो उसके वजह से कुछ देशों में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने लहर आते हैं, कितना ऊंचा वो लहर होता है, कितनी मृत्युआं होती हैं, ये सिर्फ वायरस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं, वहाँ के सिटीजन्स कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो उस पर ये निर्धारित है कि कितने लहर आएंगे और कब आएंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि अभी तो दूसरा लहर में से हम लोग भारत में गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस लहर को कैसे दबाएं, इसको कैसे सप्रेस करें, इसको कैसे अभी हैंडल करें, कैसे लोगों की जान बचाएं, कैसे और आगे बढ़ने से। अभी पूरे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थिति है, सब जगह में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना हम कुछ देख रहे हैं अभी नॉर्थ इंडिया में। तो अभी भी समय है तैयारी करने के लिए कि ये जो दूसरी लहर है, ये इतने ज्यादा असर ना हो लोगों, और उसके बाद तीसरी लहर को कैसे हम रोक सकें या कैसे उसका इम्पैक्ट कम कर सकें, इस पे भी अभी से तैयारी चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर स्वामीनाथन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, देखिए एक विश्लेषण ये भी होगा कि आपका कहना एकदम सटीक था कि आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, उतना आप लहर से निपटने में, या लहर की तीव्रता क्या होगी वो उसी पर निर्धारित होगी कि आपने कितने प्रभावी ढंग से उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ये तैयारी कब तक हो? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत के विश्लेषण में पहली लहर को काबू में पाकर हम निश्चिंत हो गए कि जीत ली जंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कब तक करें? ये जंग जीतने में अभी कुछ समय लगेगा दुनिया में, क्योंकि वैक्सीन जब तक 70 या 80% लोग नहीं ले पाएंगे वैक्सीन, जब पॉपुलेशन इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, एक्चुअली 50% लोग भी वैक्सीन अगर लगा लेते हैं, तो उससे हमने देखा है बाकी देशों में कि काफ़ी मृत्युएं कम हो जाती हैं और केसेस भी कम होने लगते हैं।
बट जैसे भारत इतना बड़ा देश है और आबादी इतनी बड़ी है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो तब तक हमें बाकी जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमें पता है काम करते हैं, जो पिछले साल काम किए थे, पिछले साल जो बहुत अच्छी तैयारियां हुई थी, उन्हीं को दोबारा लेके आना पड़ेगा और उनको और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अब, क्योंकि जो नए वेरिएंट्स का जो प्रभाव है ये इतना ही है कि वो ऐसी सिचुएशन को ढूंढते हैं, ऐसे वातावरण में ढूंढते हैं जहां पे लोग इकट्ठे हो जाएं और जल्दी फैल जाते हैं फिर। और जैसे पहले देखा था हमने कि एक अगर किसी को फैमिली में, परिवार में एक को तो हो सकता है किसी दूसरे को भी हो, बट ज्यादातर नहीं होता था। बट अब क्या होता है, एक को हो जाए तो पूरे परिवार में हो जाता है। तो एक बात बहुत जरूरी है कि हमें डेटा की इस समय बहुत आवश्यकता है, और डेटा बिल्कुल ऐसे लोकल लेवल पे होना चाहिए जिसके ऊपर एक्शन ले सकें एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि केसेस कितने हो रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कितना है, टेस्टें कितनी हो रही हैं। ये भी देख रहे हैं कि गाँव में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की उपलब्धि है वो कम है शहरों से। तो ऐसे वातावरण में अगर लोगों को बुखार हो रहा है तो वहां पे कैसे हैंडल किया जाए, शहरों में और गांव में हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होगा। तो लोकल लेवल पे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए डेटा की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये डेटा अगर ठीक तरह से एनालाइज किया जाए, उसमें ट्रेंड्स भी पता लग सकते हैं और क्या एक्शन लेना है। एक ज़िले में कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर बेड्स हैं, कितने टेस्ट की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे एंटीजन रैपिड डिटेक्शन टेस्ट लेके जा सकते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे पीसीआर का बस नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी एकदम कर सकते हैं, जैसे ज़िले में कंट्रोल सेंटर हो, हर ज़िले में कंट्रोल सेंटर हो, जिसे वॉर रूम भी कह सकते हैं या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, जहाँ पे सारा डेटा हो, जहाँ पे हॉटलाइन हो, जो किसी को बुखार है, किसी के परिवार में कोई बीमार है, वो फ़ोन करके पता करें कि अभी हम क्या करें। और ये भी बार बार हम कह चुके हैं कि 80-90% लोगों को कोविड-19 में से अपने आप निकल आएंगे। वो सिर्फ थोड़ा रेस्ट, आराम की ज़रूरत है। पैरासिटामोल खा सकते हैं बुखार के लिए, घर पे अच्छा खाना और पानी, और अपने आप को मॉनिटर करें, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कम्युनिटी वॉलंटियर्स लगा के उनको मॉनिटर किया जाए ताकि वो यहाँ वहाँ पैनिक होके ना भागे। बट ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब उनको अस्पताल जाने का टाइम हो जाए, उनकी कुछ ऐसी, जैसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, कुछ कंडीशन जैसे उल्टियां लग जाएं या सिर टकरा रहा हो, ऐसी कुछ वार्निंग साइंस हैं जहां पे ऐसे पेशेंट को अस्पताल जरूर ले जाना पड़ेगा। तो ये अगर कंट्रोल सेंटर से पता लगा सकें कि बेड्स कहाँ पर हैं, एम्बुलेंस भी सेंट्रली कंट्रोल्ड हो, तो लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वामीनाथन, एक चीज जो यहाँ पर इसका बड़ा जिक्र हो रहा है, अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसका जिक्र कर रहे हैं, मैंने सोचा आप ही से पूछ लिया जाए कि ये जो तीसरी लहर आएगी उसमें संभवतः बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्टडी है, कोई शोध, कोई किसी चीज जिससे माध्यम से आप इसके बारे में कुछ बोल सकती हैं, कुछ प्रकाश डाल सकती हैं कि क्या सही में बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो अभी जितना पड़ रहा है उससे कितना ज्यादा पड़ेगा? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली दुनिया में अभी देखें, अगर केसेस को पूरा एनालाइज करें, जितने भी 150 मिलियन, 15 करोड़ से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और आज ही एक नया शोध निकला है जो कहता है कि केसेस भी हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और जितने हम लोग मृत्यु कहते हैं कि 3 मिलियन से ऊपर डेथ हो चुके हैं, वो भी शायद उससे दुगना हो सकता है दुनिया में। बट बाकी देशों में भी ये देखा गया था कि दूसरी और तीसरी लहर में यंगर एज ग्रुप्स, जवान लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। और इसका मेरे ख्याल कारण ये था कि जो बुजुर्ग लोग थे, पहले वेव में उनको सबको पता लग गया था कि बुजुर्गों की हालत जल्दी खराब हो जाती है, तो वो बहुत बच के रहने लगे। और जो यंगर लोग हैं, जवान हैं, उनको बाहर निकलना पड़ा, कॉलेज और स्कूल खुले, लोगों काम पे जाने लगे। इस वजह से दूसरे वेव में, जैसे यूके में हमने देखा जो B117 का वेव हुआ था, वो जवानों में हुआ था, कुछ बच्चों में भी ज़्यादा हुआ था। बट ओवरऑल अगर देखें तो 1% से कम
टोटल ग्लोबल केसेस बच्चों में हुआ है, और ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि बच्चे कम इफेक्ट हुए हैं, और इन्फेक्शन हो भी जाता है बच्चों में तो ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, एसिम्प्टोमेटिक, मैं उसमें डॉक्टर कोई उनको स्वामीनाथन यही पूछना चाह रहा था आपसे। प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी रेयर केसेस में। जी, जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, अब तक जो हमने देखा है, पहली लहर में, दूसरी लहर में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत तीव्रता नहीं देखी गई है उनके अंदर मामलों की, मतलब वो उनकी शक्ति, सहन शक्ति एडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी रही है, ज्यादा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ा है। मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी स्टडी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में मामले बढ़ जाएं, वो दूसरा है, लेकिन क्या तीसरी लहर में कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि ये बच्चों को प्रभावित ज्यादा करे, कि बच्चे बीमार ज्यादा हो जाए, कि बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ जाए? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है हिंदुस्तान में। ऐसा कोई शोध नहीं है और ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं है, परंतु अगर केसेस बढ़ेंगे अडल्ट्स में तो बच्चों में भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे तक फैलेगा। तो जितने जितने केसेस बढ़ेंगे उतने उतने बच्चों में भी बढ़ेंगे और बड़ों में भी। तो उस वजह से मतलब जो प्रपोर्शन है वो फिर भी कम रहेगा, बट टोटल केसेस बढ़ेंगे तो जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी बच्चे ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि बच्चे बड़े इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट इट प्रपोर्शनेटली वो कोई चेंज नहीं है, और ऐसा कोई शोध नहीं है कि आगे देखेंगे कि बच्चे। बट एक फैक्टर है, और वो ये है कि जो टीकाकरण प्रोग्राम है वो सब देशों में बुजुर्गों से शुरू हुआ है। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और नर्सेस को दिया गया, उसके बाद हर एक देश में बुजुर्गों को पहले प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे ओल्डर एज ग्रुप्स में इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे टीकाकरण नीचे आता चलेगा तो वैसे उसमें इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से ये हो सकता है कि जैसे हम लोग 2021 और 22 में देखेंगे, हो सकता है कि जवान लोग ज्यादा इम्पैक्टेड हों, क्योंकि हम बुजुर्गों को टीकाकरण से बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन प्रश्न को पूछने के पीछे उद्देश्य यही था कि साफ स्पष्ट जानकारी मिले, ताकि लोग डरे नहीं, जो है जैसा है अभी तक के शोध के हिसाब से जितना मालूम है वो पता लग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। अब आपको सुनाते हैं कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है सरकार की तरफ से, ये जो तीसरी लहर की बात कही गई थी उस पर क्या स्पष्टीकरण है या क्या बोला गया है, आइए आपको सुनाते हैं। If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. Now, this sounds difficult, it is difficult, but we can and must do this. Very simply put, infections rise when the virus has opportunities to infect humans. When the virus runs out of opportunities, infections fall. स्वागत है एक बार फिर। आइए अब इसी बारे में और चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि जब तीसरी लहर आ सकती है, उसकी संभावना है, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या कड़े ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से इस लहर को रोका भी जा सकता है, कम किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर अरित्रा दास, महामारी विशेषज्ञ, डॉक्टर रवि मलिक, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर अनूप कुमार, सफदरजंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर कुमार, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, तमाम मामले आप देख रहे होंगे, अभी लगातार हॉस्पिटल भरे हुए हैं, आईसीयू भरे हुए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है ही। इन सब चीजों को देखते हुए इस तीसरी लहर के चलते कौन सी ऐसी चीज हैं जो आपको लगता है कि प्रभावी तौर पर तुरंत और तत्काल जिन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए, मतलब इंतजार ही नहीं करना चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए 15 दिन, महीने भर के अंदर अंदर? देखिए, बिल्कुल संकेत जी, जैसे हम देख रहे हैं सेकेंड वेव चल रहा है, देश के कई राज्यों में डिफरेंट फेजेस में चल रहा है। कहीं पर पीक आ चुका है, कहीं पर पीक आने वाला है, और इसलिए हम थर्ड वेव के लिए अभी से तैयारी के लिए सोच रहे हैं। हमें ये जरूर देखना है कि जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही हैं, जो एज ग्रुप है इन्फेक्शन होने का वो कम होता जा रहा है। इसका बिल्कुल एक प्रमाणिक साइंटिफिक रीजन भी है। आप देखें, हमने वैक्सीनेशन ज्यादातर 45 ईयर्स को करा है,
और 60% ऑफ दैट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसलिए जो आप देख रहे हैं कि यंग और जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं वो ज्यादा इसमें इफेक्ट हो रहे हैं सेकेंड वेव में। इसलिए ऐसा एजम्पशन दिया गया है कि थर्ड वेव में और जो उससे भी युवा हैं, एडोलेसेंट ग्रुप के जो हमारे पॉपुलेशन है और इवन चिल्ड्रन जो कि 12 साल से कम है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो इसीलिए हमें चिल्ड्रन के लिए जो स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन कोविड सेंटर खोलना पड़ेगा, उसमें पीडियाट्रिक और न्यूनेटल आईसीयूज बनाने पड़ेंगे, उनके लिए स्पेशलाइज्ड वेंटिलेटर्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड मास्क आते हैं, स्पेशलाइज्ड मैन पावर होती है, बिकॉज जो एडल्ट्स को डील करते हैं वो बच्चों को डील नहीं कर सकते, स्पेशली न्यूनेट्स और 6 साल से छोटे बच्चों को। ये सब हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट हम तैयार रहें। हमेशा प्रिपरेशन बेटर रहता है रेदर देन कि हम एक सरप्राइज में वी आर कॉट बाय द सरप्राइज एंड देन वी आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। जैसे कि हम अभी कह सकते हैं कि हम जितना किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था उससे ज्यादा इस समय हो रहा है, और ऐसा थर्ड वेव में ना हो, इसलिए हम अभी से तैयारी करेंगे तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, अपने जनता को बचा पाएंगे। और बच्चों को आप देखते हैं, बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ना आप उनको मास्क लगवा सकते हैं, ना वो आपको सिम्टम्स बता सकते हैं। इसलिए ये ऐसा ग्रुप है जिसको हमें और ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हो गई, अब जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन चल रही है। बच्चों में वैक्सीनेशन अभी नहीं है, और 12 साल से छोटे जो बच्चे उनमें तो है ही नहीं। सवाल बस इतना ही था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी कोरोना नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस जो है वो बच्चों को भी हो रहा है, लेकिन ये है कि उन पर उतना प्रभाव नहीं है जितना हम एडल्ट्स पर उसका प्रभाव देखते हैं। तो इस तीसरी लहर में क्या उस इंफेक्शन की तीव्रता बढ़ेगी बच्चों में, या इंफेक्शन ज्यादा बढ़ सकते हैं बच्चों में? और अगर बढ़ता है तो वो अभी जिस तरीके से अफेक्ट कर रहा है वैसे ही करेगा, या और ज्यादा बुरा असर दिखा सकता है बच्चों पर? इस पर क्या जानकारी है? आपका बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। इसके अंदर फर्क मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। कई सारे सवाल हैं। देखिए, चूंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, कोविड की वैक्सीनेशन भी देता हूँ अपने हॉस्पिटल में, तो मैं आपको इसके अंदर 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले, थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। थर्ड वेव आई तो काफी ज्यादा त्रासदी हो जाएगी, खासकर हमारे बच्चों के लिए। हमारे यहाँ पॉपुलेशन 41% है जो 18 साल से। मैं माफी चाहता हूं, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है, या तो माइक में कोई दिक्कत है, आवाज गूंज बहुत रही है। इसको जल्दी से ठीक करा के हम वापस आपके पास आएंगे। हमारी तकनीकी टीम जो है वो आपसे इस बारे में बात करेगी। मैं डॉक्टर दास के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर दास, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बच्चों को लेकर के जाहिर सी बात है सब लोग परेशान हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी अभी दूसरी लहर से हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन ये जो विशेषज्ञों ने जो बच्चों वाली बात बोली है, इससे सब लोग सकते में आ गए हैं कि कैसा प्रभाव होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक होता है उनको इंपैक्ट होना जो अभी भी हो रहा है, और दूसरा है एडवर्स इंपैक्ट होना आगे की वेव्स में। क्या जानकारी है हमारे पास? हाँ, थैंक यू। तो जो एक तो पहला बात है जो कि डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बताया कि एक तो बच्चों को वैक्सीन नहीं मिला था, तो डेफिनेटली द चिल्ड्रन वर एट रिस्क, क्योंकि उनमें से किसी को भी अभी इंडिया में वैक्सीन नहीं दिया गया है। दूसरे कुछ देशों में अभी जस्ट शुरू हुआ है कि अंडर 18 का वैक्सीनेशन। और दूसरा मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल डेटा देखें कि लास्ट ईयर वी वेर काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ अ लॉकडाउन, जो कंट्री वाइड पूरा देश में जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर जो माना जाता है कि फ्रॉम एन एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि वो देश के जो बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे ही थोड़े से कम मोबाइल होते हैं, थोड़े से घर के अंदर रहते, तो सबसे बड़ा असर उसका जो देखा गया था वो यंगर पॉपुलेशन में, क्योंकि उन लोग घर से बाहर सबसे ज्यादा निकलते हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो उन लोगों को पिछले बार हम लोग रोक पाए थे। पर इस बार वैसा कुछ नहीं था। जो कंट्री में जो लॉकडाउन शुरू हुआ है कुछ अलग अलग राज्यों में, वो भी काफी देर से शुरू हुआ है। तो एनीवेज इस वेव में बच्चों का तो जो इन्फेक्शन उसका संभावना ज्यादा था, और वो हम लोगों को दिखेगा। दूसरा बात है कि ये कितना जो डिजीज सिवियरिटी का आप बात करें, तो ये माना जाता है कि अभी जो कॉमनली रिपोर्टेड है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MISC, और इसका एक माना जाता है कि जो कावासाकी डिजीज बोल के एक डिजीज होता है जिसमें जो शरीर के जो ब्लड वेसल्स हैं और कुछ ऑर्गन्स है उसका इन्फ्लेमेशन होता है।
ये कुछ हद तक ऐसे भी देखा जाता है कि जो पोस्ट इन्फेक्शन उसमें भी आता है। तो हो सकता है कि बच्चों का अभी तक इस वेव में ऑल्दो बच्चे काफी बड़े पैमाने में इन्फेक्टेड हो रहे हैं, पर ये उतना तक नहीं देखा गया। ऑल्दो देयर आर केसेस विच हैव स्टार्टेड बीइंग रिपोर्टेड, जिसका शुरू हो गया है, बहुत सारी जगह से पता चल रहा है, पर ये आगे जाके और भी बढ़ सकता है। इवन जब ये अगर हम लोग पीक के बहुत नजदीक भी है और आगे जाके ये अगर ये इन्फेक्शन, ये सेकेंड वेव नीचे की तरफ जाए, फिर भी बच्चों में ये इसकी संख्या बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली बच्चों में खतरा तो है। और एक चीज मैं शुरू से सुन रहा था, तो ये जो आज का जो डिस्कशन है उसमें शुरू से मैं सुनते आ रहा हूँ कि ये थर्ड वेव। तो पहला मैं बोलूंगा कि ये जो थर्ड वेव, अगर हम लोग ये जो पूरा पैंडेमिक है इसको कुछ हद तक एक कॉन्टिन्यूअम की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग वेव बोल रहे हैं डेफिनेटली जब केसेस काफी बढ़ जाते हैं, पर ये केसेस का बढ़ना ये भी एक रिलेटिव है। हम लोग देखते हैं कि हाँ, फरवरी के तुलना में अप्रैल में काफी बढ़ गया था, तो और वो अभी भी चल रहा है। बट ये जो हम लोगों का अभी तक जो जानकारी है, जो समझ है, इवन जो पब्लिश लिटरेचर है, वो ये वेव अभी ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला है। ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन है वो ऐसे ही घट जाता है। बट वो इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो में चला जाएगा। तो ये कुछ हद तक मतलब रहेगा और घूम फिर करके। देखिए इसका एक विकल्प एक ही है, वैक्सीन। सीधी सी बात है, वैक्सीन लग जाएगी तो आप खतरा टाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी स्पीड जो है वो ठीक ठाक नहीं है। डॉक्टर मलिक मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर मलिक, अब आप अपनी बात कर लें। देखिए, थर्ड वेव जो है, अगर ये आई तो ये काफी बड़ी त्रासदी होगी और खासकर ये हमारे बच्चों को अफेक्ट करेगी। यहां मैं बताना चाहूंगा, 18 साल से छोटे बच्चे हमारे देश में 41% है, यानी कि लगभग 60 करोड़ है, और उनमें से एक को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे को तेज करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों की वैक्सीन जल्दी से जल्दी लानी चाहिए। चाहे हम फाइजर से लाएं, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन 12 से 18 साल पे अभी भी अप्रूव्ड है, हम उसको ले सकते हैं, या हम कोवैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको फास्ट करें, ताकि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट करें। थर्ड वेव को बचाने के 3 तरीके हैं। थर्ड वेव को बचाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, डेफिनेटली आपकी बात सही है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। अगर हम 20-25 वैक्सीन अगर हर रोज लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से थर्ड वेव तो रुक नहीं पाएगी। हमारे को कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन रोज देनी पड़ेगी, चाहे हम दूसरी कंपनीज को इन्वॉल्व करें, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें। दूसरी चीज है, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बिल्कुल बंद होने चाहिए। अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स चलते हैं तो ये भी थर्ड वेव को बहुत ज्यादा बल देंगे और ये आ सकता है। और तीसरी चीज है, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को भी बहुत हाथ लगा के रखनी पड़ेगी कि वायरस किस तरह से अपना प्रतिरूप चेंज कर रहा है, और उस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें। इसके लिए आसान काम नहीं है, कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, डिजिटल माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, और मोबिलाइजेशन होके सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, जैसे हमने पोलियो की वैक्सीन लगा के पोलियो को एरेडिकेट किया। ये तो हो गई थर्ड वेव की बात। दूसरी चीज, हमारे को बच्चों में वैक्सीन देनी बहुत बहुत आवश्यक है, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी वल्नरेबल भी हैं। ये मेरा मानना है कि हम थर्ड वेव को तभी हम प्रिवेंट इससे कर सकते हैं। वैक्सीन ड्राइव तेज करनी बहुत जरूरी है। सिर्फ 3 कंपनियों से बात नहीं चलेगी, हमारे को और कंपनी से भी लेनी चाहिए, और प्रोडक्शन को भी, जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे हमने 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन शुरू की है, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं, लोगों का हजूम आ रहा है, क्योंकि 18 से 45 साल के बीच में 59 से 60 करोड़ लोग हैं। अब अगर सरकार के पास इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले समय में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोगों में अब डर बिल्कुल नहीं है, लोगों में एंजाइटी है, लोगों में एप्रीहेंशन है कि हमें जल्दी से वैक्सीन लगा दो, हम बच जाएंगे। लोगों ने इसका बचाव भी देखा, और लोगों को ये भी पता चल गया कि 16 करोड़ वैक्सीन लगी है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही जल्दी। तो मैं ये समझता हूं कि वैक्सीन की प्रक्रिया को तेज करेंगे तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर दास, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर कुमार, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी बात सामने रखी। मेरे ख्याल से जो फैसला करते हैं, जो सरकार में हैं, जो सिस्टम में हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे कि तैयारी अभी से तीसरी लहर की भी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि तैयार रहेंगे तभी एक बेहतर स्थिति में रहेंगे।